हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एमआर अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गति किसे कहते हैं और गति कितने प्रकार की होती है इनको समझा था। तो चलिए अब इस लेक्चर में हम आगे इस टॉपिक को देखते हैं। तो क्या चल रहा था? टॉपिक आपका चल रहा था गति। ठीक, गति जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। तो हमने ये देखा था कि गति किसे कहते हैं। क्या? गति। तो गति क्या है? गति किसी वस्तु किसी तो गति हम किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ हुए परिवर्तन को उस वस्तु की क्या कहते हैं? गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या? समय के साथ हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि गति किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने इसके आपको प्रकार भी बताए थे। क्या बताए थे? प्रकार। तो जो गति के प्रकार हैं वो क्या क्या बता दिए थे? पहला बताया था सरल रेखीय गति। क्या? सरल रेखीय गति। और दूसरा हमने आपको बताया था क्या? सरल रेखीय गति के बाद वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति, जिसे चक्रीय गति भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था क्या? आवर्ती गति। क्या? आवर्ती गति। आवर्ती गति के बाद हमने आपको बताया था क्या? दोलन गति। क्या बताया था? दोलन गति। दोलन गति के बाद इसमें और बात कर लेते हैं। क्या बताया था? घूर्णन गति बताया था। क्या बताया था? घूर्णन गति। और उसके बाद हमने आपको और भी बताया था अनियमित गति। क्या? अनियमित गति। क्या? अनियमित गति। अनियमित गति के बाद हम और क्या है? सापेक्ष गति। क्या? सापेक्ष गति। क्या है? सापेक्ष गति। तो कल वाले अपने लेक्चर में हमने सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, आवर्ती गति, दोलन गति और घूर्णन गति को देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे अनियमित गति की और सापेक्ष गति की। तो अनियमित गति को पहले समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ विभिन्न दिशाओं में गति कर रही हो। क्या? जब कोई वस्तु समय के साथ विभिन्न दिशाओं में गति कर रही हो, या कोई वस्तु समय के साथ किसी निश्चित दिशा में गति ना कर रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनियमित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अनियमित गति की? जब कोई वस्तु समय के साथ क्या? समय के साथ विभिन्न दिशाओं में क्या? विभिन्न दिशाओं में अर्थात किसी भी दिशा में, या अर्थात अनिश्चित दिशा में क्या? अनिश्चित दिशा में गति करती है। क्या करती है? गति करती है तो उसे उस वस्तु की अनियमित गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित गति कहते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनियमित गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु समय के साथ विभिन्न दिशाओं में या अनिश्चित दिशा में गति करती है। क्या? अनिश्चित दिशा में गति करती है, तो उस गति को हम उस वस्तु की अनियमित गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति। क्या? मक्खी की गति, या हम कह सकते हैं कमरे में मच्छर की गति। क्या? कमरे में मच्छर की गति। तो मक्खी कैसे गति करती है? ऐसे कैसे भी गति कर सकती है। और सेम मच्छर भी ऐसे पहले इधर गया, फिर इधर, 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 फिर इधर। तो इसकी कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, ये अनिश्चित दिशाओं में गति करते हैं, इसलिए इनकी गति क्या हो जाएगी?
अनिश्चित गति। अब हम बात करेंगे सापेक्ष गति की। किसकी बात करेंगे? सापेक्ष गति की। तो सापेक्ष गति को समझ लेते हैं। तो पृथ्वी पर हो सकता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या हो? गतिमान हो, और वही वस्तु अन्य वस्तु के सापेक्ष क्या हो? स्थिर हो। क्या हो? जैसे कि एक वस्तु है ये, जैसे कि ये वस्तु है एक, तो हो सकता है ये वस्तु मेरे सापेक्ष स्थिर है लेकिन दूसरे के सापेक्ष क्या हो? गतिमान हो। तो चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे कि जब हम ट्रेन में चलते हैं, क्या? जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन आगे जाती है। क्या है? जब हम ट्रेन में चलते हैं तो ट्रेन आगे जाती है, और जब हम चलती हुई ट्रेन में से बाहर की किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम चलती हुई ट्रेन में से बाहर की किसी वस्तु को देखते हैं तो वह सभी वस्तु पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो सभी वस्तुएं तेजी से पीछे की ओर जा रही हैं, अर्थात वह गति कर रही हैं। जबकि उसी वस्तु को अगर वहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है तो वो वस्तु जबकि स्थिर अवस्था में होती है। जब आप किसी ट्रेन में, बस में, कार में जा रहे हो या गतिमान वाहन में जा रहे हो, किसी में भी, तो जब आप उसकी विंडो में से किसी भी वस्तु को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये सभी वस्तुएं तेजी से पीछे की ओर जा रहे हैं। जैसे कि हम सड़क पर किसी बस में इधर जा रहे हो और हम उस विंडो में से अगर किसी भी पेड़ को देखेंगे तो वो पेड़ या जितनी भी वस्तुओं को देखेंगे तो वो सभी पीछे जाती हुई दिखाई देंगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो वस्तुएं हैं जिनको हम देख रहे हैं वो सभी तेजी से पीछे की ओर जा रहे हैं। तो बस में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो वस्तुएं क्या है? गति कर रही हैं पीछे की ओर। लेकिन जो व्यक्ति गति नहीं कर रहा है, उस पेड़ के पास या उस वस्तु के पास खड़ा है, तो उसको वो वस्तु कैसी दिखेगी? स्थिर, मतलब वह गति नहीं कर रही होगी, स्थिर होगी। तो हम कह सकते हैं जब एक ही वस्तु एक ही समय पर, क्या? एक ही वस्तु एक ही समय पर अलग अलग वस्तुओं के प्रति गतिमान या स्थिर हो। कैसे? एक ही समय पर जो बस में जा रहा था व्यक्ति, उसको वो वस्तु कैसी लग रही थी? गतिमान। और जो बाहर व्यक्ति खड़ा हुआ था उसको कैसे लग रहा था? स्थिर। जब एक ही समय पर जब बस चल रही थी तो बस में से चलने वाले को पेड़ जो है वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो पेड़ के पास खड़ा हुआ था व्यक्ति, उसको उसी समय पर वो पेड़ कैसा दिख रहा था? स्थिर, जो कि कहीं भी नहीं जा रहा था, अपनी जगह स्थिर था। तो इसका मतलब सापेक्ष गति का तात्पर्य यह हुआ कि जब एक ही समय में एक ही वस्तु अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष गतिमान या क्या हो? विराम अवस्था में हो, तो उस गति को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गति कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब एक वस्तु एक ही समय में क्या? जब एक वस्तु एक ही समय में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष गतिमान और स्थिर होती है। क्या होती है? गतिमान और स्थिर होती है। तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सापेक्ष गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सापेक्ष गति कहते हैं। जैसे अगर ये कोई गाड़ी है, ठीक, ये गाड़ी इधर गतिमान है। क्या है? इधर गतिमान है ये गाड़ी। तो इसकी विंडो में जो व्यक्ति बैठा है, इसकी सीट पर जो व्यक्ति बैठा है और विंडो में से जो देख रहा है, यहाँ पर लगा हुआ है सपोज दैट पेड़, ठीक, यहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है। तो इसको ये जो पेड़ है इधर गतिमान दिखेगा। क्या दिखेगा? गतिमान दिखेगा। तो इसको ये जो पेड़ है वो इधर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति है, यहाँ पर जो ये व्यक्ति है,
इसको ये जो पेड़ है वो क्या दिखेगा, स्थिर दिखेगा। क्या दिखेगा, स्थिर। इसको ये पेड़ है वो कैसा दिखेगा, स्थिर अवस्था में दिखेगा। कैसा दिखेगा, स्थिर अवस्था में। तो इस आदमी को, यहाँ पर जो पेड़ के पास जो आदमी खड़ा है, इसको ये पेड़ स्थिर अवस्था में दिखेगा। लेकिन जो बस है जो इधर जा रही है, इधर जो है गतिमान अवस्था में है, उसको पेड़ इधर दिखेगा, गतिमान दिखेगा। क्या दिखेगा, गतिमान दिखेगा उसको ये पेड़। तो ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या है, स्थिर है। क्या है, ये वस्तु स्थिर है। लेकिन एक ही समय में इसको ये गतिमान दिख रही है और इसको ये क्या है, स्थिर दिख रहा है। तो जब कोई वस्तु एक ही समय में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष, अलग अलग वस्तुएं है ना ये, तो जब कोई वस्तु एक ही समय में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्ष स्थिर या गतिमान होती है, स्थिर या गतिमान होती है, तो उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। क्या कहते हैं, सापेक्ष गति कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हम राशियां समझेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं और इनमें क्या क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद हम गति के प्रकार और भी समझेंगे, समय और दूरी के आधार पर, एक समान गति और असमान गति को। तो आप इसको नोट करिए जब तक। तो चलिए अब हम समझेंगे क्या, राशियां। मोशन के अंदर हम ये समझेंगे कि राशियां किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राशियों का उपयोग होगा ना, जैसे दूरी, विस्थापन, चाल और क्या कहते हैं, वेग, इनका उपयोग होगा। तो हम इनको पहले ये समझेंगे ये कौन कौन सी राशियां हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि राशियां किसे कहते हैं। तो राशियों की बात करें तो विज्ञान के अंतर्गत, क्या, विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत किसी वस्तु, किसी किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, वह गुण, वह गुण जिसे जिसे मापा या तौला जाता है, तौला जा सकता है, तौला जा सकता है, उसे राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। तो जब, तो राशि हम किसे कहते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण जिसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं, उसके उस गुण को। जैसे जैसे लंबाई, ठीक, जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, इत्यादि, क्या हो गए, इत्यादि। ठीक, इत्यादि और भी लिख सकते हैं इसमें। चलिए और भी लिखना चाहो तो लिख लो, बल, ठीक, संवेग इत्यादि। ठीक, तो पहले हम ये समझ रहे हैं कि राशि किसे कहते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया राशि किसे कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसको हम माप सकते हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। तो अब बात करेंगे राशि के प्रकार। ठीक, राशि दो प्रकार की होती है। क्या होती है, राशि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है भौतिक राशियां। क्या होती है, भौतिक राशियां। एक होती है भौतिक राशियां और एक होती है अभौतिक राशियां। अभौतिक राशियां, ठीक। भौतिक राशियां किसे कहते हैं, और जिन राशियों का उपयोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा,
जिन राशियों का उपयोग जिन राशियों का उपयोग भौतिकी भौतिकी में किया जाता है भौतिकी में किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, कहते हैं। और ये सिर्फ इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जिन राशियों का भौतिकी में उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें अभौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे 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 लंबाई, दूरी, चाल, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? जैसे चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन। ठीक, चिड़चिड़ापन हो गया। और क्या हो जाएगा? घबराहट। ठीक है, डरावनापन। ठीक, इत्यादि। तो ये सब क्या है? अभौतिक राशि हैं। और ये क्या है? भौतिक राशियां हैं। अगर हम बात करें भौतिक राशियों की तो ये भी दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा भौतिक राशियां किसे कहते हैं। ठीक, लेकिन भौतिक राशियों में एक नोट पॉइंट है कि व्यक्त इसको व्यक्त करने के लिए इसको व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और इकाई बोले तो मात्रक, इकाई और मात्रक का उपयोग किया जाता है। इकाई और मात्रक का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? संख्यात्मक मान और इकाई का उपयोग किया जाता है। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और इकाई का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब संख्यात्मक मान किसे कहते हैं ये भी देखेंगे, और इकाई अर्थात मात्रक किसे कहते हैं। तो यहीं पर समझ लेते हैं संख्यात्मक मान। क्या यहीं पर समझ लेते हैं संख्यात्मक मान? तो संख्यात्मक मान किसे कहते हैं? किसी मात्रक की मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस अंक का मान यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान कहते हैं। ठीक, किसी राशि के मात्रक या इकाई की मात्रा को व्यक्त करने के लिए जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उसे
उसे संख्यात्मक मान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी मात्रक को या इकाई की मात्रा को, किसी भी मात्रक को या इकाई की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक का उपयोग किया जाएगा, जिस अंक या संख्या का उपयोग किया जाएगा, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक मान कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें तो जैसे मैंने कहा 10 मीटर, यहां पर 10 मीटर, क्या कहा मैंने? यहां पर कहा 10 मीटर। तो ये मीटर क्या है? ये इकाई है। क्या है? ये 10 मीटर जो है वो इकाई है, और ये जो है 10, ये है संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान। ठीक। तो यहाँ पर जो 10 है वो संख्यात्मक मान है, और जो मीटर है वो क्या है? इकाई है। क्या है? इकाई है। ठीक। तो इसको यहीं पर समझ लेते हैं। क्या है? इकाई है। तो इसको यहां लेके आते हैं। हमने कहा 10 मीटर, तो ये जो मीटर है वो क्या है? इसको इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई या मात्रक। इसको इकाई या मात्रक कहते हैं। और ये जो 10 है ये आपका क्या है? जो 10 है ये है आपका संख्यात्मक मान। क्या है? संख्यात्मक मान। तो इस पूरे कथन का क्या तात्पर्य है? अर्थ इसका अर्थ यह है कि मीटर 10 बार आया है। क्या आया है? 10 बार आया है। 10 बार आया है। ऐसे करके 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मीटर जो है, जो इकाई जो है, इकाई या मात्रक, वो कितनी बार आया हुआ है? 10 बार। कितने आया हुआ है? 10 बार आया हुआ है। तब जाकर हम इसको क्या कर रहे हैं? 10 मीटर कह रहे हैं। ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 10 मीटर जो है इसका क्या अर्थ है। तो यहीं पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 10 मीटर का क्या अर्थ है? 10 मीटर का क्या अर्थ है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका तात्पर्य यह है कि जो मीटर है वो कितनी बार आया है? 10 टाइम्स आया हुआ है, इसलिए 10 मीटर ये बना हुआ है। ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी में हम ये समझेंगे कि मानक किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक। तो चलिए इसमें हम मानक समझ लेते हैं, फिर इनको समझेंगे आगे। मानक, तो यहां पर हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमने कहा था संख्यात्मक मान और इकाई का उपयोग करते हैं। जो भौतिक राशियां हैं इसको व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और इकाई का उपयोग करते हैं। तो अब हम इसमें क्या समझ लेते हैं? मानक क्या? इकाई और मात्रक समझ लेते हैं। क्या? इकाई। इकाई या इसी को हम बोलते हैं मात्रक, और इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं इसको? यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ठीक। तो अब हम इसको ये समझेंगे कि यूनिट किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को मापने के लिए, जैसे कि अगर ये वस्तु है, इसको मुझे मापने के लिए किसी मानक की आवश्यकता होगी। क्या? मानक। तो उस मानक को ही हम क्या कहते हैं? इकाई या मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। किसी वस्तु को मापने के लिए, क्या? किसी वस्तु को मापने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है, जिस मानक की आवश्यकता होती है, या जिस मानक का संदर्भ लिया जाता है, जिस मानक का उपयोग किया जाता है, जिस मानक का उपयोग किया जाता है,
उसे इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इकाई या मात्रक कहते हैं। ठीक, इसे इकाई या मात्रक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, तो ये एक स्टिक थी। क्या है? ये एक स्टिक थी। यहाँ पर क्या है? 1 मीटर, यहाँ पर ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। तो इस ये एक स्टिक थी और इसकी लंबाई क्या थी? ये छड़ी थी, तो इसकी लंबाई कितनी थी? 10 मीटर। तो इसको मापने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी थी? मीटर की। तो मीटर यहाँ पर क्या हो गया? इकाई हो गया। क्या हो गया? इकाई, मात्रक हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर मानक का तात्पर्य क्या है? मानक, अगर हम यहाँ पर मानक की बात करेंगे, ठीक, तो मानक हम उस संदर्भ को कहते हैं जो समय के साथ निश्चित हो। क्या हो? समय के साथ निश्चित हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो? प्रमाणित हो। समय के साथ निश्चित हो और समय के साथ क्या हो? निश्चित हो। समय के साथ मतलब बदलना नहीं चाहिए ना इसका आकार। ठीक है, और साथ के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होना चाहिए। तो मानक की आवश्यक शर्त लिख लीजिए, कुछ आवश्यक शर्तें। तो मानक के लिए कुछ आवश्यक शर्तें लिख लीजिए कि हम मानक किसे कहेंगे। पहली बात तो यह है कि वह प्रमाणित होना चाहिए। क्या? वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रमाणित होना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है? समय के साथ, समय के साथ उसका आकार, उसका आकार, उसका आकार व मात्रा, मात्रा नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए। ठीक, और तीसरा क्या है? एक स्थान से, एक स्थान से या स्थान बदलने पर, मतलब इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, स्थान बदलने पर, स्थान बदलने पर अपरिवर्तित होना चाहिए। अपरिवर्तित, अपरिवर्तित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपरिवर्तित होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखाए हैं, काफी और भी पॉइंट हैं। ठीक है, जिनको आप खुद चेक कर लेना, गूगल कर लेना, कैसे भी देख लेना, कहीं से बुक से पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखाए हैं। तो मानक ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि अरे इस मार्कर से नापूंगा मैं तो सभी चीजों को, तो इस ये जो मार्कर है वो मानक थोड़ी बन जाएगा ना, ये इकाई बनेगी, मात्रक नहीं बनेगा। अगर मैंने कहा कि किसी चीज को मुझे मापना है तो मैं इसको मार्कर से माप लूंगा और मापन हो जाएगा। तो क्या यह मात्रक कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग देशों में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये प्रमाणित नहीं है, मानक के रूप में ये प्रमाणित नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए? प्रमाणित, मतलब सभी जगह पर उसको स्वीकार करना, स्वीकारित होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कोई 1 किलो चीज है, 1 किलो का जो हम बांट ले लें या 1 केजी का जो भी भार है, वो किसी दूसरे देश में भी उसको स्वीकार होना चाहिए। और दूसरा ये कह रहा है समय के साथ उसका आकार और मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जो है 1 किलो का वाट इतना था, इतना सा, और जो दूसरे देश में गए तो उसका आकार कितना हो गया? इतना। दूसरे देश में उसका उतना ही आकार कितना हो? इतना। तो इसमें उसमें क्या है? समय के साथ उसका आकार और उसकी मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। कैसे? कि जैसे आज मतलब 2020 में तो क्या है? चीनी 1 किलो, 1 किलो में कितनी आती है? 1 किलो। और जब हम 2030 में पहुंच जाएंगे तो चीनी वही 1 किलो में कितनी आने लग जाए? 2 किलो। तो नहीं, उसकी मात्रा फिक्स होनी चाहिए। आज के समय भी चीनी उतनी आनी चाहिए 1 किलो पर, और कुछ समय बाद भी उतनी ही आनी चाहिए जितनी आज है। और ये क्या कह रहा है? स्थान बदलने पर अपरिवर्तित होना चाहिए। क्या है? स्थान परिवर्तित होने पर क्या है? स्थान बदलने पर वह अपरिवर्तित होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आगरा में जो 1 किलो चीनी है वो 1 किलो है, लेकिन जैसे ही हम
जैसे ही हम किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे राज्य में, जैसे हम चले गए तुम्हारा उत्तराखंड में, तो वहां पर हमने देखा तो जो 1 किलो चीनी है वो कितनी वहां पर कितनी बैठ रही है, 2 किलो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थान बदल जाए, स्थान बदलने पर भी वो कैसा होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। जब यहाँ पर भी 1 किलो है तो विश्व में उसको कहीं भी ले जाओ, विश्व पे मतलब पृथ्वी स्थल पर उसको कहीं पर भी ले जाओ, वो क्या है, 1 किलो ही बैठनी चाहिए। स्थान बदलने पर अपरिवर्तित नहीं होनी चाहिए कि कहीं 2 किलो हो गई, कहीं 3 किलो, कहीं 4 किलो, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि हम इसकी पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ना कि अंतरिक्ष में, ना वायुमंडल में, जो कि आप ग्रेविटी के संदर्भ में इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, ना चंद्रमा पर बात कर रहे हैं, और ना ही वायुमंडल में बात कर रहे हैं, ना किसी दूसरे ग्रह पर। ठीक है, तो आई होप आपको मानक भी समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इकाई, इकाई मतलब इकाई हम किसे कहते हैं, जैसे जैसे इकाई की बात की जाए तो जैसे जैसे यहाँ अगर बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे किलोग्राम, क्या, किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, क्या होगा, मीटर हो गया, और सेकंड हो गया, और क्या हो जाएगा, एम्पियर हो गया, क्या हो गया, एम्पियर इत्यादि। ठीक, तो ये सभी क्या है, ये सभी मात्रक हैं। तो ये सभी क्या है, मात्रक हैं, जो कि समय बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेंगे और स्थान बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेंगे। जो यहाँ पर 1 मीटर चीज है, वो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, वो 1 मीटर की 1 मीटर ही रहेगी। स्थान बदल रहा है ना। आज 2025 में कोई चीज 1 मीटर है, तो 2030 में भी वो 1 मीटर ही रहेगी। ठीक है, 1 मीटर से मापी जाएगी तो 1 मीटर ही मापी जाएगी। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित का मतलब सभी देशों को या जो भी कंट्रीज हैं इस पर स्थल पर, उनको क्या है, प्रमाणित होनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक, तो आप इकाई भी समझ चुके हो, और साथ के साथ आप क्या समझ चुके हो, संख्यात्मक मान भी समझ चुके हो। ठीक है, भौतिक राशियां भी समझ में आ गई, अब भौतिक राशियां भी समझ में आ गई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। तो अब हम इसके बाद समझेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक, अब हम समझेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। तो 2 प्रकार की होती है, क्या है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो जो भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर एक मूल राशियां, क्या, मूल राशियां। और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, एक राशि होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां और दूसरी क्या होती है, मूल राशियां। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भौतिक राशियों के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, क्योंकि ये भौतिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक राशि के अंतर्गत वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होने का मतलब आप जानते हो, स्वतंत्र होने का तात्पर्य ये होता है कि वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती है, मतलब उस वस्तु को किसी दूसरे के निर्णय प्रभावित नहीं करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई वस्तु है, कि मतलब मूल जो राशियां हैं वो क्या है, स्वतंत्र राशियां होती हैं। कैसी होती हैं, स्वतंत्र राशियां। स्वतंत्र राशियां का मतलब ये होता है कि वो जो राशियां किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र राशियां, या हम कहते हैं मूल राशियां कहते हैं। ठीक, तो मूल राशियां किसे कहेंगे, वे भौतिक राशियां, वे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो
स्वतंत्र होती हैं और अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है अर्थात अन्य किसी राशि की सहायता से नहीं बनती है मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि मूल राशियां किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र रहती हैं और किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। ठीक, तो मूल राशियां जैसे लंबाई हो गई आपकी, द्रव्यमान, समय इत्यादि। ठीक, अब यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। 7 मूल राशियां होती है। क्या है? 7 मूल राशियां होती है। कितनी राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती है। ठीक, अन्य 2 राशियां भी और होती हैं, उनको आपको पता लगाना है कि अन्य 2 राशियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, मूल राशियां वैसे 7 होती हैं, लेकिन आपको 2 अन्य राशियां भी और पता लगानी है कि वो कौन कौन सी होती है। चाहे तो मैं आपको बता सकता हूं, नहीं, लेकिन आपको बतानी है कि अन्य दो कौन सी मूल राशियां होती हैं। वो आप कमेंट में टाइप करके मुझे बताना है कि कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो इन 7 को हम लिख देते हैं। पहला क्या है? लंबाई। दूसरा क्या है? समय। तीसरा द्रव्यमान। चौथा क्या है? विद्युत धारा। उसके बाद तापमान। उसके बाद पदार्थ की मात्रा। ठीक, लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, तापमान, और 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब 7वीं और आपको बतानी है। ठीक, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ठीक है, तो 7वीं और है जो आपको बतानी है कि 7वीं जो राशि है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा। तो इसको आप नोट करो। चलो इसके बाद देखते हैं हम। इसको अभी लिखते हैं, थोड़ा याद नहीं आ रही है, अभी जैसे याद आएगी इसको लिख देंगे। तो क्या है? व्युत्पन्न राशियां देख लो। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां, व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब होता है किसी दूसरे की सहायता से उत्पन्न होना। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। और उत्पन्न होगी तो किसी की सहायता से उत्पन्न होगी, ना कि अकेले। ठीक, तो वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, क्या? वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो मूल मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें बनी होती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं।
व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे जैसे क्षेत्रफल, दाब, बल, संवेग, वेग, चाल, त्वरण इत्यादि। ठीक, तो व्युत्पन्न राशियां जो हैं वो इनसे मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर वेग का ही एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, वेग का, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पर चाल का एग्जांपल लेते हैं, चाल का, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी क्या है, लंबाई है, क्या है, लंबाई, और जबकि समय क्या है, सेकंड, क्या है, क्या है, सेकंड। तो चाल जो है वो दूरी और समय से मिलकर बनी हुई है, किससे मिलकर बनी हुई है, दूरी और समय से। दूरी क्या होती है, लंबाई। दूरी को अभी हम बताएंगे, तो आपको जब क्लियर हो जाएगा कि दूरी लंबाई कैसे होती है। तो दूरी क्या है, लंबाई होती है, और समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में। किसको मापते हैं, सेकंड में। तो समय भी क्या है, समय भी आपका मूल राशियां हैं, और लंबाई भी क्या है, आपकी मूल राशियां हैं। तो यहाँ पर जो चाल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, दूरी और समय से, इसलिए ये किससे मिलकर बनी है, मूल राशियों से। तो मूल राशियों से मिलकर जो राशि बनती है उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लो, छोटा सा नोट पॉइंट ये है कि मूल राशियों के मात्रकों को, मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, इधर जगह कम है, तो जैसे लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, हम मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट लिख लो। इनका नोट पॉइंट क्या है, इनका नोट पॉइंट ये है कि व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था, इधर चाल। तो जैसे अगर हम चाल की बात करेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, एमकेएस पद्धति में, और ये क्या होता है, सेकंड। ठीक, क्या होता है, सेकंड। ठीक, और मात्रक किसे कहते हैं वो हम आपको अभी बता चुके हैं इससे पहले, जो हम करा रहे थे टॉपिक उसमें। तो दूरी का मात्रक मीटर है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो इस प्रकार चाल का मात्रक क्या हो गया, चाल का मात्रक हो गया आपका, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल का जो मात्रक है, मीटर प्रति जो सेकंड है, चाल का जो मात्रक यहाँ पर निकल के आया है, मीटर प्रति सेकंड। क्या निकल के आया है, मीटर प्रति सेकंड। तो यह मात्रक किसका है, लंबाई का मात्रक मीटर,
ठीक है। और यहाँ पर लिख लो समय का मात्रक, समय का मात्रक क्या है, सेकंड। क्या है, समय का मात्रक है सेकंड। तो यहाँ पर समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो ये सेकंड किसका मात्रक है, समय का। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। लंबाई या दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर चाल का मात्रक क्या आ रहा है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो चाल का मात्रक है वो किससे बनकर आ रहा है, ये बनकर आ रहा है आपके मूल राशियों के मात्रक से। किससे मिलकर आ रहा है, मूल राशियों के मात्रक से। तो इसीलिए जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके जो मात्रक है वो मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों से। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ पर और लिख सकते हैं, वो पॉइंट ये है कि मूल, हम लिख सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो आप इसको नोट करिए। नोट करने के बाद फिर हम इनको भी 7 मूल राशियों को दोबारा से देखेंगे, क्योंकि अभी हमें इन 7 राशियों के क्या लिखने हैं, मूल मात्रक भी लिखने हैं। तो इन 7 राशियों के मूल मात्रक अभी हम लिखेंगे, जब तक आप इसको नोट करिए। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अब रफ कर लेते हैं। तो अब ये जो मूल राशियां हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ज्योति तीव्रता क्या है, ज्योति तीव्रता, 7वीं राशि क्या है, ज्योति तीव्रता। तो यहाँ पर अब हम क्या है, मूल मात्रक समझेंगे। तो यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे मूल राशियां और इधर समझेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो हमने मूल राशियां तो बता दी हैं किसे कहते हैं, और मूल मात्रक भी बता दिए हैं। तो हम पहले लिखते हैं इसमें क्या है, मूल राशियां, लंबाई, लंबाई। तो इसका मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक, दूसरा क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका समय, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। चौथा है आपका तापमान या विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसका प्रतीक, अब हम इसके प्रतीक की भी बात करते हैं। प्रतीक, तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, एम। इसका प्रतीक हो जाएगा केजी, इसका हो जाएगा एस, और इसका प्रतीक हो जाएगा आई, ए, एम्पियर। ए एम पी भी बोलते हैं, एम्पियर, ए, ए बोल लेते हैं, ठीक है। और हो जाएगा तापमान। ठीक, आपके तापमान का मात्रक क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। तो तापमान का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, जिसका प्रतीक क्या हो जाएगा, के। ठीक, छठवां क्या है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल, मोल। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, मोल। अब बचा आपकी ज्योति तीव्रता। क्या है, ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडला। क्या होता है, कैंडला होता है, कैंडला, जिसको हम
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CD से। किससे? कैंडला, CD से। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे तब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और साथ के साथ मूल राशियां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से मूल राशियां कौन सी है, निम्न में से मूल मात्रा कौन सा है। तो आप इसको तैयार करते रहिए, और साथ के साथ आप इसके बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना के रखें। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो कॉपी है, आपको अगर आप इसकी कॉपी बनाओगे तो ये कॉपी आपको जब तक काम देगी, जब तक आप क्या कहते हैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तब तक, यदि आपके पास साइंस सब्जेक्ट रहेगा तो। क्योंकि यह जो है अदर एग्जामों भी आता है कंपटीशन के में, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, उन सब में क्या कहते हैं 9 से 10th की साइंस आती है। किसकी? 9 और 10th की साइंस आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मूल राशियां और मूल राशियों के मात्रक, और साथ के साथ उनके प्रतीक भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको दो मूल राशियों को भी पता करना है, वो कौन कौन सी है। दो अन्य मूल राशियां भी और होती हैं जिनको आपको मुझे बताना है। चाहे तो मैं उसका भी आपको बता सकता हूँ। तो चलिए मैं उसका एक नाम बता सकता हूँ। एक को हम बोलते हैं स्टेरेडियन, दूसरा आपको बताना है इसी के नाम में छुपा है उसका नाम। ठीक, तो चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक, अभी भी हम क्या समझेंगे? राशियों को ही समझेंगे। क्या समझेंगे? राशियां। तो दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार। तो दिशा के आधार पर जो राशि है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन से प्रकार की? चलिए उन्हें अब हम देखते हैं। एक है आपकी अदिश राशि, एक आपकी अदिश राशियां, और दूसरी है आपकी सदिश राशियां। दूसरी क्या है? सदिश राशियां। एक अदिश और दूसरी सदिश राशियां। ठीक, तो अदिश राशि को हम समझेंगे। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिसमें केवल, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी लंबाई तो होगी, मतलब उसका परिमाण तो होगा, लंबाई नहीं कह सकते हैं, उसका परिमाण जो भी है, अगर द्रव्यमान है तो किलोग्राम, इस तरीके से। तो वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है, मतलब दिशाहीन होती हैं, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। और जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राशियां वे राशियां जिनमें जिनमें केवल परिमाण होता है, क्या होता है? जिनमें केवल परिमाण होता है, परिमाण होता है, अर्थात अर्थात दिशा नहीं होती है, अर्थात दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। तो उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे, जैसे वेग, चाल, चाल, ठीक, दाब,
ठीक, इसमें थोड़ा इंक भर लेते हैं, आप इसको नोट करिए जब तक। ठीक है, सॉरी ये वेग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जैसे चाल, दाव, दूरी, ठीक, दूरी, दूरी के बाद और भी जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे समय घनत्व, जैसे समय घनत्व, समय घनत्व के बाद और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे आयतन, आयतन इत्यादि। ठीक, अब हम बात करते हैं सदिश राशियां, वे राशियां जिनमें परिमाण तो होता है, जिनमें परिमाण तो होता है और साथ के साथ दिशा होती है, क्या, वे राशियां, वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, क्या है, दिशा भी होती है, उन्हें, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे, जैसे विस्थापन, विस्थापन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, बल, और भी इसमें एग्जांपल हो सकते हैं जैसे आवेग, जैसे आवेग, और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, आवेग के अलावा और क्या हो सकता है, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के बाद और चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और भी एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं जैसे त्वरण, क्या, त्वरण इत्यादि। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सदिश राशियां हम उनको कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हो। दिशा का मतलब ये हो गया जो किसी एक दिशा में कार्य कर रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर अदिश राशियों का मतलब ये हो गया इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में ये काम कर रहे होंगे, कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे मैंने बल लगाया, बल लगाया 10 न्यूटन का, तो ये इसका क्या है, परिमाण है, क्या है, ये इसका परिमाण है, और ये इसका क्या है, सॉरी, तो ये 10 न्यूटन जो है ये इसका क्या है, परिमाण शो कर रहा है, लेकिन ये किसी भी डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैंने कहा इस पर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी है, परिमाण का मतलब क्या होता है, एक तरीके की क्वांटिटी, तो इसकी जो क्वांटिटी है कितनी है, 10 न्यूटन, तो इस पर कितने का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 10, तो इस पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, एन क्या है, मात्रक, और किस दिशा में लग रहा है, इधर की साइड में, ठीक है, इस साइड में लग रहा है, ईस्ट की साइड में, तो ये क्या है, एक क्या है, दिशा सहित राशि है। तो जिन राशियों की क्या कहते हैं, दिशा के साथ, जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, तो हम उन राशियों को क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। और जिन राशियों में क्या कहते हैं, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, क्या होता है, केवल परिमाण होता है,
दिशा नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ये क्या है, दिशाहीन होती हैं, इसमें दिशा नहीं होती। जैसे कि ये हमने एक ब्लॉक लिया और इस पर हम क्या है, पी लगा रहे हैं। पी बोले तो प्रेशर, क्या लगा रहे हैं, जिसपे हम एक प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाया जाएगा। यदि मैं अगर इस पर प्रेशर लगाऊं तो ये प्रेशर जो है वो इस तरीके से लग रहा होगा चारों दिशाओं में। क्या है, जो प्रेशर लग रहा होगा वो पूरे पृष्ठ पर लग रहा होगा, एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं लग रहा होगा। इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो जो प्रेशर है वो बल, जो दाब है वो क्या है, सभी दिशाओं में लग रहा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये क्या है, तो एक दिशा में नहीं होता, इसलिए इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, अर्थात दिशाहीन होता है, इसलिए इसको अदिश राशियां कहते हैं। तो आई होप आपको अदिश राशियां समझ में आ गया होगा, सदिश राशियां भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद समझेंगे क्या, दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको रफ कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझेंगे दूरी तथा विस्थापन। ठीक, तो हम क्या समझेंगे, दूरी। दूरी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो दूरी समझेंगे। दूरी किसे कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति यहां से इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पॉइंट है ए, उसको बी पॉइंट तक जाना है तो वो ए से बी तक जाएगा। अब उसको सी पॉइंट तक जाना है तो वो यहां से यहां तक जाएगा। सपोज दैट ये थी आपकी, ये थी 3, ठीक है, और वो सी पॉइंट तक गया, ये थी आपकी 4 मीटर। ठीक, ये संख्यात्मक मान होता है और ये मात्रक होता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि अब हम इसको देखेंगे दूरी किसे है, किसे कहते हैं। तो ये दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक, पहले ये इस रास्ते को कवर करेगा और इस रास्ते की जो लंबाई है वो कितनी है, 3। ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पथ बोलते हैं। पथ, पथ या रास्ता क्या बोलते हैं, ये रास्ता है। ये क्या है, ये पथ या रास्ता है। क्या है ये, पथ या रास्ता है। ठीक है, तो पहले ये इस रास्ते को तय करेगा, फिर इस रास्ते को तय करेगा, फिर सी तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है वो क्या है, रास्ते की लंबाई है। तो यहां से यहां तक ये रास्ता है तो ये रास्ते की लंबाई हो गई, और यहां से यहां तक ये भी क्या है, रास्ता है, तो ये इस रास्ते की लंबाई हो गई। तो इसका मतलब दूरी क्या है, दूरी कुछ नहीं है, रास्ते की जो लंबाई है उसी को दूरी कहते हैं। ये जो रास्ता है इसकी जो लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, किसी किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते, रास्ते या पथ, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक, तो ये जो रास्ता है वो इस तरीके से गया और इस तरीके से, तो इस रास्ते की लंबाई कितनी थी, 3, और इस वाले रास्ते की लंबाई कितनी है, 4। तो ये जो वस्तु जो इस पर गई हुई है उस वस्तु ने क्या तय किया है, रास्ते की लंबाई। तो वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसा कि चित्र में, अगर हम इस चित्र में बात करेंगे तो चित्र में वस्तु की दूरी, क्या, वस्तु की दूरी, तो इस वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी, क्या, ए बी प्लस बी सी, क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी कितनी है, ए बी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। क्या है, 3 मीटर, और ये कितनी है, 4 मीटर। तो ये कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा दूरी हम किसे कहते हैं। लेकिन हमने अभी आपको बताया था ये क्या है, अदिश राशि है। क्या है, ये अदिश राशि है। तो अदिश राशि कैसे, देखो पहले तो इसकी दिशा इधर थी, पहले जब ये व्यक्ति इधर गया था तो इसकी दिशा किधर थी, इधर। अब इसकी दिशा किधर हो गई, इधर। तो क्या यह एक निश्चित दिशा में चल रहा है, नहीं। तो क्या इसकी दिशा फिक्स है, नहीं है। तो जिन राशियों की दिशा अनिश्चित होती है उन राशियों को हम क्या बोलते हैं, उन राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। और जिन राशियों की दिशा फिक्स होती है, किसी निश्चित दिशा को ध्यान में रखकर दूरी तय करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक। और जिन राशियों के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दूरी जो है वो समझ में आ गई होगी कि दूरी किसे कहते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। किसकी? तो विस्थापन, चलिए इधर ले लेते हैं विस्थापन। ठीक। विस्थापन, तो अगर हम विस्थापन की बात करें, ठीक है, तो विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन का मतलब ये है, विस्थापन में क्या होगा? दिशा भी होगी। सपोजेड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए से एक व्यक्ति यहाँ गया बी तक, और ये कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर। इसको मान लो ये है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ए से बी तक गया है, ए से बी तक गया है इस रास्ते पर, तो इस रास्ते की लंबाई कितनी है? 4 मीटर मान लो। क्या है? 4 मीटर। अब वो यहां तक गया तो इसकी लंबाई कितनी है? सी तक गया है, इसकी लंबाई है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। क्या है? 3 मीटर है। तो अब व्यक्ति को कहां तक जाना है? व्यक्ति को पहुंचना है सी बिंदु पर। किस पर पहुंचना है? व्यक्ति को सी बिंदु पर पहुंचता है। दूरी में ऐसा होता है कि जो रास्ता है उसी रास्ते से होकर जाएगा, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, क्योंकि यह अदिश राशि है, तो ये इस रास्ते से होकर जाएगा। तो रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। अब इसको कहाँ पहुंचना है? सी बिंदु पर। जो तो विस्थापन में क्या होता है, इसको रास्ते से मतलब नहीं है। क्या है? इसको रास्ते से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। क्योंकि ये क्या है? ये जो है, क्या है ये जो है वो सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण भी होता है और साथ के साथ दिशा भी होती है। क्या होती है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो इसमें दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा। तो ए बिंदु से उसको सी बिंदु पर पहुंचना है, तो उसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। बस वो व्यक्ति ये देखेगा कि मेरा प्रारंभिक बिंदु कहाँ है और अंतिम बिंदु किस दिशा में है। क्योंकि इसमें दिशा होती है, तो वो ये देखेगा बस कि मेरा मुझे जहां पहुंचना है, अंतिम बिंदु जहां पहुंचना है, वो जो अंतिम बिंदु है वो किस दिशा में है। फिर वो उसी दिशा में सीधी दूरी तय करेगा। क्या? दिशा को पकड़कर दूरी तय करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ये क्या है? इसने देखा कि मुझे सी बिंदु तक पहुंचना है, सी बिंदु इस दिशा में है, तो ये रास्ते से होकर नहीं जाएगा, वो दिशा को ध्यान में रखकर जाएगा। ऐसे जाएगा। क्या जाएगा? ऐसे जाएगा। तो विस्थापन का तात्पर्य क्या हो गया? जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु दिशा को ध्यान में रखकर, क्या? दिशा को ध्यान में रखकर, दिशा को ध्यान में रखकर अपने प्रारंभिक अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन को। ये भी एक प्रकार की क्या है? दूरी है। तो दूरी को विस्थापन कह सकते हैं, लेकिन विस्थापन को दूरी नहीं कह सकते, क्योंकि दूरी तो रास्ते की लंबाई है और रास्ता ये था। रास्ता क्या था? ये। लेकिन विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? दिशा को देखकर होगा कि मुझे बस अपना अंतिम बिंदु देखना है किस दिशा में है और उसी दिशा में चलना है। रास्ते से मतलब नहीं होता इसमें। क्या है? रास्ते से मतलब नहीं होता। तो इसमें एक नोट पॉइंट अगर हम लिखना चाहे तो इसमें इसमें महत्वपूर्ण दिशा को माना जाता है। किसको माना जाता है? दिशा को माना जाता है।
को माना जाता है, ठीक है, ना कि रास्ते को, ना कि रास्ते को। ठीक, रास्ता तो ये है लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ से इस दिशा में तो शॉर्टकट जाना है। ठीक, आई होप आप इसको समझे होंगे। अब यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, और जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या होता है, कड़। क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कड़ होता है। ये क्या बन गया है, ये आपका आधार है, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, आपका लंब है। और जब ये 90 डिग्री का है तो ये क्या है, समकोण है। तो जब हम बात करेंगे समकोण तो ये क्या है, कर्ण हो गया, और कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो चित्र में, अब हम इस चित्र में बात कर रहे हैं, तो AC क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन जो है वो क्या है, विस्थापन है आपका AC। क्या है, AC आपका विस्थापन है। तो इसलिए विस्थापन को हम क्या लिखेंगे, ये कर्ण है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना है, AB है आपका 4 का स्क्वायर, और BC क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 और ये प्लस 9, तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 25। तो ये कितना आ जाएगा, 5 को, अगर हमने इसको मीटर माना है तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर। अतः यहाँ विस्थापन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा आपका 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर आपकी दूरी कितनी आ रही थी, 7 मीटर, और यहाँ पर विस्थापन कितना आ रहा है, 5 मीटर। तो क्यों, क्योंकि हमने आपको बता दिया है विस्थापन में क्या होता है, दिशा को ध्यान में रखकर अपने टारगेट बिंदु पर पहुंचना होता है, रास्ते से कोई मतलब नहीं होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। क्या, दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। तो चलिए इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर अब हम विस्थापन के लिए कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट की बात करेंगे तो यह क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया कि यह सदिश राशि है। क्या है, यह सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें इसमें परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि इसमें जो विस्थापन है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है। क्या है, शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे, अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे एक व्यक्ति था ए पर, वो पहुंचा बी पर, फिर पहुंचा वो सी पर, फिर पहुंचा वो कहाँ, ए पर। कहाँ पहुंच के आ गया, ए पर ही आ जाता है दोबारा। तो दोबारा ए पर आ गया, तो उसका अंतिम बिंदु भी यही है, यही उसका प्रारंभिक बिंदु है, और यही उसका वो अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो गया, यहाँ विस्थापन हो गया, यहाँ पर विस्थापन हो गया 0, और ये 3, ये 4 और ये 5, और दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई उसकी 3, 4 प्लस 5 कितना, 9, और ये 14। तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर, ठीक है। तो जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर लौट के आ गया। तो अंतिम बिंदु भी वही है और प्रारंभिक बिंदु भी वही है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर पहुंचना होता है दिशा को देखकर। तो विस्थापन क्या हो गया है, शून्य, लेकिन दूरी शून्य नहीं हुई है। क्या हुई है, दूरी शून्य नहीं हुई है। चौथा पॉइंट ये है कि इसका मान
दूरी के बराबर, दूरी के बराबर या उससे कम भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है। पांचवा अगर पॉइंट देखेंगे तो वो उसकी डेफिनेशन ही है। क्या है पांचवा पॉइंट? उसका डेफिनेशन ही है। इसका मतलब ये हो गया, अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर ये लिख सकते हैं कि विस्थापन विस्थापन हमेशा कम रहेगा या बराबर रहेगा किसके? दूरी के। किसके? दूरी के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो विस्थापन जो है वो दूरी से कम रहेगा या दूरी के बराबर हो सकता है। चलिए अब हम इसमें भी कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि इसमें केवल परिमाण होता है। क्या है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण होता है, अर्थात दिशा नहीं होती है। क्या है? दिशा नहीं होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि यह अदिश राशि है। क्या है? यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, इसलिए अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, इसमें रास्ते या पथ की लंबाई को मापा जाता है। मापा जाता है। ठीक। और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? यह हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? यह हमेशा धनात्मक होती है। दूरी क्या है? धनात्मक होती है। ठीक। अगर मुझे यहां से यहां तक जाना होगा, तो कुछ दूरी तय करनी होगी। अगर मैं यहीं पर था और कहीं नहीं गया तो वो दूरी क्या हो गई? वो दूरी शून्य हो गई। क्या हो गई? वो दूरी शून्य हो जाएगी। तो इसका मतलब दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक रहेगी, ना कि ऋणात्मक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, धनात्मक होती है। पांचवा ये है कि यह हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। अर्थात दूरी अधिक या बराबर होगी किसके? विस्थापन के। दूरी अधिक या बराबर होगी किसके? विस्थापन के। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो कि दूरी और विस्थापन है। ठीक है। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। अब हम इसमें अगर एक नोट पॉइंट देखना चाहे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। वो नोट पॉइंट ये है कि जो गति है, गति का अवलोकन के लिए, गति के अवलोकन का मतलब अध्ययन के लिए निम्न संदर्भों की आवश्यकता होती है। निम्न संदर्भों की आवश्यकता होती है। जो गति है ना, यदि हम गति का अध्ययन करेंगे, तो गति का अध्ययन करने के लिए हमें निम्न संदर्भों की आवश्यकता होती है। पहला क्या है? वस्तु। क्योंकि अगर गति है तो कोई वस्तु गति करेगी, तो जब हम गति का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें पहले वस्तु चाहिए,
स्थिर है या गति कर रही है। तो पहली आवश्यक चीज क्या हो गई, वस्तु। दूसरी आवश्यक चीज क्या हो जाएगी, दूसरी आवश्यक चीज हो जाएगी आपकी समय। दूसरी आवश्यक चीज क्या हो जाएगी, पहली हो गई आपकी वस्तु, दूसरी क्या हो जाएगी समय, और तीसरी क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं हम निर्देश या मूल बिंदु। क्या, निर्देश या मूल बिंदु। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी निर्देश, या हम कह सकते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु और निर्देश का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं वो मूल बिंदु हो गया। अब मैं यहां से वहां जाऊंगा तो वो जो दूरी है, जहां अगर ये जो जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं उसको बोलेंगे निर्देश या मूल बिंदु। अब मैं यहां से कहीं जाऊंगा तो मेरी जो गति है वो यहां से वहां तक जाने में जो नापेंगे हम समय के साथ, वो यहां से और वहां तक समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है इस बिंदु से, अगर ये बिंदु ही नहीं होगा तो अब मेरी स्थिति में परिवर्तन कहां से मापोगे, कहां से मापोगे, कहीं से नहीं ना। तो जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु या निर्देशांक। तो मेरी जो पहली स्थिति है उसको मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहते हैं। तो जब हम दूसरी स्थिति में जाएंगे तो वो हमारी अंतिम स्थिति होगी। तो दूरी तो उसको गति को मापने के लिए तो हमें पहले एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है, वस्तु की आवश्यकता होती है, साथ के साथ समय की आवश्यकता होती है। तो आई होप आज हमने जितना समझाया है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप इम्पोर्टेंट कॉपी, इसके लिए आप एक कॉपी बना लें, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये आपको बहुत आगे काम आएगा, इस कॉपी को संभाल के रखना। तो कल हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम इससे आगे कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और कमेंट्स करें, और साथ के साथ दूसरे बच्चों को शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल अगले सेशन में।